प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। हमें यहाँ रचना से अर्थ समझना है। रचना माने होता है निर्माण करना। अब वाक्य का निर्माण हम कैसे करें, हम जो बोलते हैं उस वाक्य को हम कैसे लिखें, ये हमने वाक्य के जो आवश्यक अंग हैं उनमें पढ़ा है। और वाक्य के जो 6 तत्व वाक्य की पहले भाग में हमने पढ़े हैं, उनको ध्यान में रखेंगे तो हमें वाक्य की रचना समझ में आएगी। पहला भेद है सरल वाक्य। कई व्याकरण में इसको साधारण वाक्य भी कह के दर्शा रखा है। सरल वाक्य क्या परिभाषा है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य के आवश्यक अंग में हमने ये पढ़ा था, 2 आवश्यक अंग होते हैं, उसमें एक विधेय उद्देश्य और दूसरा क्या होता है? विधेय। यही सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है। अब जैसे उदाहरण देखिए, मोहन सुबह खेलने जाता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए। तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? मोहन के बारे में। तो यहां पर हमारा मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और सुबह खेलने जाता है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। इसके अलावा इस वाक्य में और कोई भी चीज शामिल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा सरल वाक्य। दूसरा देखिए, राम बाजार से केले लाया। यहाँ पर राम के बारे में बताया गया है, तो राम हमारा उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में क्या होता है? बाजार से केले लाया, ये हमारा विधेय। इस प्रकार ये वाक्य भी क्या हो गया? हमारा सरल वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखिए, हरियाणा में हीरो साइकिल बनाने का कारखाना गुड़गांव में है। अब इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? हीरो साइकिल के बारे में। उद्देश्य और विधेय के बारे में कई जो विद्यार्थी हैं जो गलती करते हैं, वो क्या कि वाक्य का जो प्रारंभ का हिस्सा है वो उसे उद्देश्य मान लेते हैं, उस वाक्य के बारे में समझते नहीं। तो यहाँ पर हमें समझना भी है कि इसमें किसके बारे में बताया गया? हीरो साइकिल के बारे में। तो इससे हरियाणा में उद्देश्य न होकर के क्या हो जाएगा? हमारा हीरो साइकिल उद्देश्य हो जाएगा। और इसके बाद का जो वाक्य बचा है, बनाने का कारखाना गुड़गांव में है, ये हमारा विधेय बचेगा। और हरियाणा में इसको हम कहेंगे उद्देश्य का विस्तार। यहां ये बात भी समझनी है कि उद्देश्य से संबंधित वाक्य का जो अतिरिक्त भाग है वो उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। और उसी प्रकार विधेय से संबंधित उसका जो अतिरिक्त भाग है वो विधेय का विस्तार कहलाएगा। वाक्य को बड़ा देख करके हमें ये तय नहीं करना है कि ये सरल वाक्य नहीं है। हमें उसके जो नियम है, व्याकरण के जो शर्तें हैं, उनके आधार पर ही उस वाक्य को हमें तोलना है और तय करना है कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है। प्यारे बच्चों, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। अब यहां परिभाषा से समझिए, जब 2 सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए या उसे लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक माने क्या होता है? जोड़ने वाला। 2 जो स्वतंत्र वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं या साधारण वाक्य हैं, उनको जब हम किसी योजक शब्द से जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं तो वो वाक्य क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य, यानी मिला हुआ हो जाता है। यहां मैं कुछ योजक शब्द लिख रहा हूं, जैसे और, या, एवं, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, राम बाजार गया और केले लाया। मैंने ये वाक्य आपको सरल वाक्य में समझाया था, राम बाजार से केले लाया।
कहने का अर्थ यहाँ ये है, संयुक्त वाक्यों में एक वाक्य ये बना राम बाजार गया, और दूसरा जो वाक्य बना राम केले लाया। दो स्वतंत्र वाक्य हैं, ये सरल वाक्य हैं, और इनको हमने जोड़ा है और योजक से। ऐसे देखिए दूसरा वाक्य, वह खेलता अच्छा है परंतु पढ़ता नहीं है। यहां पर एक वाक्य है वह खेलता अच्छा है, और दूसरा क्या है, वह पढ़ता नहीं है। हमने इसको जोड़ा है परंतु योजक से। तीसरा वाक्य देखिए, गर्मी अधिक है इसलिए धूप में नहीं घूमना चाहिए। यहां भी वही बात है, हमने इन वाक्यों को इसलिए योजक से जोड़ करके प्रस्तुत किया है। पहला वाक्य है गर्मी अधिक है, और दूसरा धूप में नहीं घूमना चाहिए। अब हमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि दो क्रियाएं स्वतंत्र रूप से घटित होनी चाहिए। यदि हम इन वाक्यों में प्रयुक्त योजक शब्दों को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, दो स्वतंत्र वाक्य बचेंगे, दो सरल वाक्य बचेंगे। तो इसलिए जब दो सरल वाक्यों को किसी योजक से जोड़ करके लिखा जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्योंकि और इसलिए का प्रयोग यदि हमने वाक्य में एक साथ कर दिया, समझिए यहां पर कि जब किसी वाक्य में दो योजक शब्द एक साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारा संयुक्त वाक्य नहीं रहेगा। दूसरा एक वाक्य और देखिए यहां पर, जैसे हमने दो सरल वाक्यों के बीच में योजक लगाया, यदि हम यही योजक उद्देश्य के साथ लगा देते हैं, जैसे राम और श्याम बाजार से केले लाए, तो यहां पर राम और श्याम के बीच में और योजक जुड़ा है, तो उसने यहां वाक्यों को नहीं जोड़ा है, दो शब्दों को जोड़ा है, दो संज्ञाओं को जोड़ा है। इसलिए और की पहचान करके हम वाक्य को संयुक्त वाक्य न समझे, उसका अर्थ समझे। दो क्रियाएं, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला जो योजक शब्द है वही हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। रचना के आधार पर तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र का अर्थ क्या होता है, मिला हुआ। अब मिला हुआ किसमें, वाक्यों का आपस में मिलना। परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्यों को मिलाकर लिखा गया हो और उनमें क्या हो, एक प्रधान हो तथा अन्य गौण या आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। यहां उपवाक्य आया है, उपवाक्य का अर्थ हमें एक सरल वाक्य से ही क्या है समझना है। एक सरल वाक्य को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी होगी। इसमें दो वाक्यों को हमने मिलाकर के लिखा, पहला है मालिक ने कहा और दूसरा है कल की छुट्टी होगी। अब हमें यहां जो प्रधान वाक्य है वो समझना है कि प्रधान कौन सा है इसके अंदर। तो मालिक ने कहा कल की छुट्टी होगी, इसमें हमें मालिक ने कहा ये जो वाक्य है ये हमें क्या है, प्रधान नजर आता है, क्योंकि छुट्टी होने का जो कार्य है वो प्रधान के कहने पर ही निर्भर है। इसलिए आपका ये वाक्य मालिक ने कहा प्रधान हो जाएगा और कल की छुट्टी होगी ये आपका क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, वह नहीं आएगा मैं जानता हूं। इस वाक्य में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जैसे आप घर से बाहर हैं तो घर वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपके बारे में जानकारी होना कि आप कब आओगे, कैसे आओगे, नहीं आओगे, ये पता होना। तो यहां पर मैं जानता हूं, आपका ये वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य रहेगा, और वह नहीं आएगा ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। यहां हमें इस धारणा से भी बाहर आना चाहिए कि प्रधान वाक्य पहले लिखा जाता है और आश्रित वाक्य अंत में नहीं। हमें उस वाक्य की पहचान करनी है कि इसमें मुख्य क्या है। यह वाक्य लिखा कैसे जाना चाहिए था, मैं जानता हूं कि वह नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको उल्टा करके लिखा है कि इसमें जो आश्रित उपवाक्य है उसको पहले लिखा है और प्रधान वाक्य को हमने बाद में लिखा है। अगला वाक्य देखिए, बंदर ही एक ऐसा जीव है जो उछल कूद करता है। यहां पर देखिए प्रधान क्या है, बंदर ही एक ऐसा जीव है। पहला जो उपवाक्य लिखा है वो क्या है, प्रधान उपवाक्य आपका,
और जो उछल कूद करता है। अब बंदर और उछल कूद में हमें प्रधान बंदर को क्यों रखा है? क्योंकि उछल कूद जो है वो बंदर के होने पर ही निर्भर है। यदि बंदर नहीं है तो उछल कूद नहीं होगी। तो इसलिए आपका जो उछल कूद करता है यह आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और बंदर ही एक ऐसा जीव है, यह आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं आपको आसानी से समझ में आए होंगे और हम नई वीडियो में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। इस में आपको यदि कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जा करके और आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं।